नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की या इसके जैसे और भी देश में जितने भी कंजर्वेशन सेंटर्स हैं या नेशनल पार्क्स हैं या कंजर्वेशन कॉरिडोर्स हैं, जो कि मेजरली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ही बनाए गए हैं। पर उनका ओवरऑल देश की प्रगति में या देश एक तरीके से नेचर और मैन एक तरीके से रिलेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि आप जानते ही हैं, 2025 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की 150th बर्थ एनिवर्सरी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में 1936 में बना। इनिशियली इसे ऐसे हेले नेशनल पार्क भी बोलते थे और ये एशिया का पहला ऐसा नेशनल पार्क था जो कि एक तरीके से कम्प्लीटली डेडिकेटेड था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। हर साल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो कि उत्तराखंड में है उसमें लगभग 30,000 विजिटर्स विजिट करते हैं। और अगर फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें, अगर फाइनेंशियल एक तरीके से रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये रेवेन्यू जनरेट करता है हर साल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट जी के नाम पे एक तरीके से बाद में बनाया गया। और किस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करी और अपनी एडवोकेसी से उन्होंने 1930 में इस पे काफ़ी फोकस किया किस तरीके के नेशनल पार्क बनने चाहिए, मेजरली फॉर टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और उस समय तक तो देश आज़ाद भी नहीं था, देश ब्रिटिश राज के अंडर ही था। तो इसीलिए ही बाद में हिल नेशनल पार्क से इसका जो नाम है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ये समझना होगा कि इस तरीके के जितने भी पार्क्स हैं, इस तरीके के जितने भी नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एनिमल के लिए, मेजरली टाइगर के लिए या राइनोसॉरस के लिए या और भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के कंजर्वेशन की पॉइंट नहीं है। ये इस तरीके के जितने भी जंगल्स हैं, जितने भी कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, ये ओवरऑल देश के लिए फ्लोरा, फ़ौना या बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरीके के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, इनमें एक तरीके से सॉइल इन्फिल्ट्रेशन का एक तरीके से बेनिफिट मिलता है, या सॉइल इरोजन का, ओवरऑल ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी। आप देखते हैं जिस तरीके से आसपास के इलाकों में या इस तरीके के जितने कंजर्वेशन सेंटर में बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो सारा पानी एक तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज में ही काम आता है, तो ओवरऑल फ्लोरा फौना मेंटेन हो पाता है। पिछले कुछ दिनों में हमें ऐसा देखा गया कि इस तरीके के जो सेंटर्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंटर्स हैं या वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं, उनको एज ए डेस्टिनेशन वेडिंग या एक तरीके से लेज़र एक्टिविटीज़ के रूप में देखा गया। और ऐसा बताया राज्य की सरकारों ने या इस तरीके से स्टेट किया कि रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल में काम आएगा। बट सिर्फ और सिर्फ हमें इसे रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल में ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ से या इस तरीके की चीज़ों से एक तरीके से मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ते हैं। और जो जो पर्टिकुलर जंगल में रहने वाली प्रजातियां हैं, उन सबको भी उनके उनके रहन सहन में या जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं या जिस तरीके से सर्वाइव करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो सिर्फ तो ये बातें हमें समझनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके की जितने भी चीज़ें हैं, इस तरीके के जितने भी कंजर्वेशन सेंटर्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वो फ्लोरा फौना बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने का काम आते हैं। और हमें एक तरीके से एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करके उन सब चीज़ों से चलना है, क्योंकि ये एक ह्यूमन और नेचर के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस भी